नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस नेशनल कमीशन और कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन के ऊपर। ये बेस्ड होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जो आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2022 में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, आप अगर बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो मैंने इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया है किस चीनी यात्री ने भारत में बौद्धिक काल की शिक्षा का सुंदर सुंदर वर्णन किया है। तो ये किया है आपका फाहियान ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया है वैदिक काल में शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय डैश थे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र जो थे जो आपके वैदिक काल में शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय थे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम आपका संस्कृत था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। इसमें बोला गया है वैदिक शिक्षा पद्धति का मूल आरंभ निम्न में से किस संस्कार के साथ होता था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ये होता था उपनयन संस्कार। अगला प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा की अवधि डैश वर्ष की होती थी। तो वैदिक काल में शिक्षा की जो अवधि होती थी वो कितने वर्ष होती थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो उसका आंसर है ऑप्शन डी, 12 वर्ष होती थी वैदिक काल में शिक्षा की अवधि। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है बौद्ध काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मठों और बिहारों में दी जाती थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बौद्ध काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी, मठों और बिहारों में। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है पतंजलि एवं भृतहरि किस काल के विद्वान थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ये थे आपके बौद्ध काल के विद्वान थे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है मध्यकालीन युग में भारतीय शिक्षा का माध्यम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ये था आपका अरबी और फारसी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है भारत में आधुनिक शिक्षा तथा इसके विकास का श्रेय किसे जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ब्रिटिश को जाता है ये। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है किस व्यक्ति को भारत की आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, चार्ल्स वुड को कहा जाता है भारत की आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ये कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, 1856 में भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा को माना है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने एजुकेशन को क्या माना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, निवेश माना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है माध्यमिक शिक्षा हमारे शिक्षा ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी है। ये कथन निम्न में से किसका था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ये था आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो था उसका ये कथन था 1948-49 में आया था। ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का कथन था कि माध्यमिक शिक्षा हमारे शिक्षा ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें बोला गया है बौद्ध काल में शिक्षा का प्रबंध किसके द्वारा किया किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बौद्ध फेडरेशनों द्वारा। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है भारत में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन कितने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, इसमें है 4। भारत में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 4 हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इग्नू का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है तक्षशिला और नालंदा उच्चतर शिक्षा के महान केंद्र किस काल में थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ये थे आपके बौद्ध काल के। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है मनु किस काल का महान विद्वान था। तो मनु जो थे वो थे आपके वैदिक काल के महान विद्वान थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब कुछ कमीशंस के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो फ्रेंड्स, पहला वह प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 के चेयरमैन कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ये थे आपके दौलत सिंह कोठारी थे। कोठारी आयोग भी कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग को 1964-66
में ये आयोग आया था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कोठारी आयोग ने शिक्षा के किस स्तर के बारे में अपने सुझाव दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी स्तर, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और विश्वविद्यालय स्तर पर कोठारी आयोग ने शिक्षा के स्तर के बारे में अपने सुझाव दिए थे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है किसकी सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिकाओं एवं लोकल बोर्डों को प्राथमिक शालाओं का प्रबंध करने का अधिकार दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हंटर कमीशन 1882। हंटर कमीशन कब आया था? ये आया था 1882 में आया था। इसकी सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिकाओं एवं लोकल बोर्डों को प्राथमिक शालाओं का प्रबंध करने का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है संस्कृत या अरबी सीखने की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा सीखना अधिक सरल है। निम्न में से ये किसका कथन था? तो ये किसने कहा था कि संस्कृत या अरबी सीखने की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा सीखना अधिक सरल है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी लॉर्ड मैकॉले का ये कथन था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कौन से मुगल शासक ने एक ग्रंथालय की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए हुमायूं ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है वैदिक काल में गुरुकुल स्थित होते थे। तो वैदिक काल में गुरुकुल कहाँ स्थित होते थे? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी पहाड़ियों और जंगलों के शांत वातावरण में वैदिक काल में गुरुकुल स्थित होते थे। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कौन सी राष्ट्रीय संस्था विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्तर को सुनिश्चित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यूजीसी जो है वो राष्ट्रीय संस्था विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्तर को सुनिश्चित करती है, यूजीसी। अगला प्रश्न है डाइट से क्या अभिप्राय है। तो डाइट की जो फुल फॉर्म होती है तो क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगला प्रश्न है बौद्धिक काल में शिक्षा माध्यम था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी पाली। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है किस स्थान का मदरसा आज भी मुस्लिम विदा एवं संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी देवबंद। अगला प्रश्न है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी कब शुरू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीपीईपी कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था आपका 1994 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है डीपीईपी का उद्देश्य क्या था। तो डीपीईपी का उद्देश्य था आपका ये था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया है डीपीईपी परियोजना का व्यय का 85% किसके द्वारा वहन किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना कब की गई थी। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की गई थी अगस्त 1995 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है एनसीटीई का मुख्य कार्य है। तो एनसीटीई का मुख्य कार्य क्या है? ये है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एनसीटीई का मुख्य कार्य है आपका अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्राप्त करना, विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्तरों का निर्धारण करना, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एनएलएम की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका 1988 में की गई थी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना। और ये बोला गया कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एनएलएम का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ये निरक्षरता का उन्मूलन करना था। किसका उद्देश्य था? ये था आपका एनएलएम का। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है 39वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 8 सितंबर 2005 को। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान यानी कि एसएसए का मुख्य उद्देश्य है। तो एसएसए का जो मुख्य प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL कहाँ स्थित है।
तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी मैसूर में है। ये ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है आपका मैसूर कर्नाटक स्टेट में है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का प्रमुख कार्य क्या है। तो ये पटना मैसूर में है, इसका संस्थान ये जो है मैसूर में है। इसका और मुख्य कार्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। इसका जो मुख्य कार्य है वो है आपका जनजातीय भाषाओं सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं में अनुसंधान, भाषाओं में निपुण व्यक्तियों का विकास, इनके उत्थान के लिए उन्नत पाठ्य सामग्री तैयार करना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस का गठन कब किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। 1965 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया इसमें देश में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं। तो केंद्रीय विद्यालय कितने हैं प्रेजेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 931 हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है CIEFL केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, हैदराबाद में है। ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है भारत में इस समय कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी है प्रेजेंट में इंडिया में। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 20। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है इग्नू के शैक्षिक चैनल का नाम क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ज्ञान दर्शन है। ये इग्नू का शैक्षिक चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में इसमें कितने भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं। तो प्रेजेंट में इंडिया में कितने भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी 6 है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है नेशनल बुक ट्रस्ट किस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय। अब इसे किस नाम से जाना जाता है। ये जाना जाता है शिक्षा मंत्रालय के नाम से। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। तो ये कब नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी। तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1957 में की गई थी। और अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि नेशनल बुक ट्रस्ट की प्रमुख कार्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी लेखकों और प्रशासकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, पुस्तक और पुस्तक पाठन को प्रोत्साहित करना, बाल साहित्य को बढ़ावा देना, ये तीनों थे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है भारतीय उच्चतर अनुसंधान परिषद IIAS की स्थापना डैश में हुई थी। तो ये कब हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1965 में शिमला में हुई थी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल कितने केंद्रीय विद्यालयों का संचालन कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए 86। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे ये थे आपके प्रोफेसर यशपाल थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किस लिए किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी देश में शिक्षा स्तरों को गुणवत्ता प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शिक्षा प्रचार प्रसार पर कितने रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का आदेश दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए 1 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है निम्न में से कौन भारतीय की एक ऐसी श्रेणी बनाना चाहता था जो खून और रंग से भारतीय परंतु रुचि विचार नैतिक रूप से तथा सूझ से अंग्रेज हो या अंग्रेजों जैसे हो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले जो थे वो भारतीय की एक ऐसी श्रेणी बनाना चाहता था कि जो खून और रंग से भारतीय परंतु रुचि विचार नैतिक रूप से तथा सूझ से अंग्रेज हो या अंग्रेजों जैसे हो। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है राजा राम मोहन राय ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा में गहरी रुचि दिखाई क्योंकि इससे। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी क्योंकि इससे भारतीय प्रशासन को ज़्यादा अच्छी तरह समझा जा सकता था। अगला प्रश्न है, चार्ल्स वुड ने अपना संदेश भारत सरकार को कब दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 1854 में।
अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है यह घोषणा किसने की थी कि भारतीय सरकारी नौकरी के योग्य तभी होंगे जब वे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड हॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है किस कमीशन ने ब्रिटिश काल में निजी संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की थी। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ये की थी हंटर कमीशन, 1882 में आया था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है उच्च विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाए जाने की सिफारिश सबसे पहले किसने की थी। तो 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सैंडलर कमीशन ने। क्वेश्चन नंबर 60 है, बहुतकनीकों स्कूलों तथा वोकेशनल संस्थाएं स्थापित करने की सिफारिश की थी। तो ये किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एबट वुड रिपोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, व्यक्ति का चहुमुखी विकास। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि शिक्षा आयोग की सिफारिश के फलस्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भारत में शिक्षा के किस ढांचे को अपनाए जाने की सिफारिश की थी। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 8+3+3। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है व्यवसायीकरण की दिशा में जोर देते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने किस प्रकार के स्कूल खोले जाने की सिफारिश की थी। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, बहुउद्देशीय स्कूल। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को क्या शीर्षक प्रदान किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट का टाइटल क्या दिया था, ये दिया था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। अगला प्रश्न है, शिक्षा को एक अद्वितीय निवेश किसने बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने शिक्षा को एक अद्वितीय निवेश बताया है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में घोषित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, राजीव गांधी। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया। तो 68 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची करेंट लिस्ट में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 69 है, शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत धन लगाने पर जोर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कम से कम 7%। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है CABE का क्या तात्पर्य है। CAB का की फुल फॉर्म क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि CABE की फुल फॉर्म क्या है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता का बोर्ड का प्रमुख कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को परामर्श देना। केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड का प्रमुख कार्य क्या है। ये है आपका शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय व राज्य सरकारों को परामर्श देना। अगला प्रश्न है, CABE का गठन पहली बार कब किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 1920 में CABE का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि CABE की फुल फॉर्म क्या है। अगला प्रश्न है, CABE का गठन पहली बार कब किया गया था। तो ये किया गया था 1920 में। अगला प्रश्न है कि CABE इसका अंतिम बार पुनर्गठन कब किया गया था। तो 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 2004 में CABE का अंतिम बार पुनर्गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था। तो सर्व शिक्षा अभियान SSA का जो उद्देश्य था वो था आपका सभी प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 75 है। इसमें बोला गया है शिक्षा को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो 75 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है सबके लिए शिक्षा का शिखर सम्मेलन दिसंबर 1994 में कहाँ हुआ था।
तो 76 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी नई दिल्ली में हुआ था। सबके लिए शिक्षा का शिखर सम्मेलन दिसंबर 1994 में नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है एनसीटी का अभिप्राय है। तो एनसीटी का जो अभिप्राय है उसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है आपकी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो 78 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बिहार स्टेट में लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी आपकी 1961 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें बोला गया है राष्ट्रीय साक्षरता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो ये कब की गई थी, ये की गई थी आपकी 1988 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है 10+2+3 ढांचे को संपूर्ण भारत में अपनाए जाने की मान्यता प्रदान की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ये की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा का पैटर्न क्या था, ये था आपका 10+2+3। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है भारत में साक्षरता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में साक्षरता है आपकी 65.38% लिटरेसी रेट है इंडिया की। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया है केंद्र में कौन सा मंत्रालय शिक्षा संबंधी विषयों की देखभाल करता है। तो ये करता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बोला गया कि केंद्र में कौन सा मंत्रालय शिक्षा संबंधी विषयों की देखभाल करता है। तो ये करता है आपका केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD मंत्रालय। पहले अब इसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है 1835 ईस्वी में भारत में कौन कौन सी पाठशालाएँ थी। तो 84 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है वर्नाक्यूलर पाठशालाएँ भी थी, ईसाई मिशनरी स्कूल भी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकारी पाठशालाएँ भी थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है मकतब एवं मदरसों का संबंध भारत में शिक्षा के किस काल से है। तो 85 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी मुस्लिम काल से है। इसका मकतब और मदरसों का संबंध मुस्लिम काल से था संबंध। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा के द्वारा किसका विकास किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय सद्भावना का विकास भी किया जा सकता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी, मस्तिष्क एवं आत्मा की आज़ादी का भी विकास किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है बेसिक शिक्षा का संबंध किससे है। तो बेसिक शिक्षा का संबंध जो था वो था आपका महात्मा गांधी से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन की स्थापना की गई थी। तो ये कब की गई थी, ये की गई थी आपकी 1954 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1954 में नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा के तहत किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये धारा 45 के अंतर्गत 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, धारा 45। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है। तो 91 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, AICTE से अभिप्राय है। तो AICTE की फुल फॉर्म क्या है, ये है आपकी ऑप्शन ए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICTE की फुल फॉर्म है आपकी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है AICTE की स्थापना कब की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, 1987 में की गई थी AICTE की स्थापना।
अगला प्रश्न है, भारत में महिला साक्षरता की दर है, तो भारत में महिला साक्षरता की दर कितनी है? 94 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, 14.8%। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालयों की स्थापना किसके तहत की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 96 है, इसमें बोला गया है भारत में प्राथमिक शिक्षा की सबसे प्रमुख समस्या है, तो 96 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, अपव्यय। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है गोखले बिल 1907 का संबंध मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से था? तो 97 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, प्राइमरी शिक्षा से था। गोखले बिल 1907 का संबंध मुख्य रूप से प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा के स्तर से था। क्वेश्चन नंबर 98 है, इसमें बोला गया है ब्रिटिश काल में किसने देसी भाषाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित देने की सिफारिश की थी? तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, हंटर कमीशन की सिफारिश। ब्रिटिश काल में हंटर कमीशन 1882 ने देसी भाषाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, जीवन पर्यंत शिक्षा की अवधारणा को सबसे पहले किस आयोग की रिपोर्ट में शामिल किया गया था, यानी कि सम्मिलित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका कोठारी आयोग। आपको पता होगा कि कोठारी आयोग जो था वो आपका 1966 में आया था, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे आपके दौलत सिंह कोठारी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रथम समीक्षा जिस समिति के द्वारा की गई उसका अध्यक्ष कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो कौन थे? वो थे आपके आचार्य राममूर्ति। आचार्य राममूर्ति जो थे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रथम समीक्षा समिति के द्वारा की गई थी, उसका अध्यक्ष थे आचार्य राममूर्ति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली नेशनल कमीशन और कमिटीज़ ऑफ एजुकेशन के ऊपर बेस्ड थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके बीएड की वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।